CH25 अदू उसकी बेबी एंजल को सुलाएगा। नर्स ने किया नूर की हालत टॉर्चर का खुलासा। तभी अद्वितीय बहुत ही हल्के से नूर की पीठ को टच करता है, पर तभी नूर अपनी सबसे ऊंची आवाज में चीखती है, जिसे देखकर अद्वितीय सच में बहुत परेशान हो जाता। फिर अद्वितीय नूर से कहता है, बेबी एंजल कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए। नूर को इस तरह से रोता हुआ देख अद्वितीय अपने आप से अपने मन में कहता है, जख्म काफी गहरे हैं और ऐसे में उन जख्मों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, पर बच्ची इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आई नीड टू गिव हर इंजेक्शन फर्स्ट, जिससे बच्ची कुछ ही देर में सो जाएगी और उसके सोने के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अद्वितीय अपने पास में मौजूद टेबल की तरफ देखता है, जहां अभी एक ट्रे रखी हुई थी। अद्वितीय उस ट्रे में से एक इंजेक्शन लिक्विड लेता है और फिर उसे न्यू सिरिंज में भरता है। नूर का मुंह पिल्लों में होने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता और उसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अद्वितीय बहुत धीरे से अल्कोहल स्वैब से नूर के हाथ को क्लीन करता है और फिर अगले ही पल अद्वितीय उस इंजेक्शन को नूर के हाथ में इंजेक्ट कर देता है। अचानक से अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस होते ही नूर जब अपने हाथ की तरफ देखती है, तब तक अद्वितीय वो इंजेक्शन उसके हाथ में से निकाल लेता है, तो नूर को कुछ भी पता नहीं चलता कि अद्वितीय ने उसे इंजेक्शन लगाया था। नूर को ऐसे देखते हुए अद्वितीय उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी एंजल, कुछ फील हुआ आपको? अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ। नूर को लगा कि उसके हाथ में कुछ लगा है। नूर को अचानक से दर्द भी हुआ। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर जमे पसीने को साफ करते हुए उसके माथे पर किस करता है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, अरे देखिए, कुछ भी तो नहीं है। लगता है मेरे बेबी एंजल ने कोई गंदा सा ड्रीम देख लिया होगा, तो इसी वजह से आप डर गए हो बेटा। अच्छा, अभी अदू की गुड बेबी एंजल अपनी आंखें बंद करेगी और फिर निन्नी करेगी। जब आप अपनी नींद पूरी करके उठोगे ना, तब तक आपका पेन भी शुरू हो जाएगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपनी चमकती हुई आंखों से उससे पूछती है, सच्ची अदू? जब नूर अपनी निन्नी पूरी करके उठेगी तब तक नूर का पेन भी शुरू हो जाएगा ना? अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी नूर बेड पर खड़ी होती है और अपने आप ही उसका टॉप नीचे होता है, क्योंकि उस छोटी सी जान के हिसाब से वो काफी बड़ा था। नूर को बेड पर ऐसे खड़े देख अद्वितीय नूर से पूछता है, क्या हुआ बेबी एंजल, आपको सोना नहीं है? तभी नूर अपनी आंखों को किसी लाइट बल्ब की तरह टिमटिमाते हुए उससे कहती है, नूर को निन्नी तो बहुत आ रही है, पर रेयू पता नहीं कहाँ गए। नूर को तो वही निन्नी कराते हैं, तो अभी नूर निन्नी कैसे करेगी? नूर की बात सुनकर अद्वितीय को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर तभी अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए वो नूर से कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर रेयू यहाँ नहीं है तो क्या मैं आज आपको निन्नी कराऊं बेबी एंजल? अदू प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने देंगे। नूर तभी कुछ सोचती है और फिर अद्वितीय से कहती है, ठीक है, तो अभी आप नूर को निन्नी करा दो, पर आपको पता है कि रेयू मुझे कैसे निन्नी कराते हैं? इस पर अद्वितीय हंसते हुए नूर से कहता है, मुझे पता तो नहीं है प्रिंसेस, बट आप मुझे बता दो, मैं वैसे ही आपको सुला देता हूँ। ठीक है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बेड पर ही कूदते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है और उसे ऐसे बंदरों की तरह बेड पर उछल कूद करते हुए देख अद्वितीय एक पल के लिए घबरा जाता है और फिर डरी हुई और चिंता भरी आवाज में नूर से कहता है, बेबी ये क्या कर रहे हो आप? अगर ऐसे ही जंप करोगे वो भी बेड पर, तो गिर जाओगे ना आप और फिर आपको चोट लगेगी। वो चाहिए आपको? नूर झट से अपनी उछल कूद बंद कर देती है और ना में अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और तभी अद्वितीय नूर से कहता है, हाँ, तो अभी आप अदू को बताइए कि आपको निन्नी कैसे आती है, मैं सुला देता हूँ आपको।
तभी नूर अपने दोनों हाथों को अद्वित्य की तरफ बढ़ाती है और फिर अपनी प्यारी सी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे कहती है, सबसे पहले आप नूर को उठा लो, फिर नूर आपको बोलेगी वैसे करना, हाँ। तभी अद्वित्य छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, जी अदू की बेबी एंजल आइए। इतना कहकर अद्वित्य नूर को उठा लेता है और नूर भी किसी बंदर के छोटू से बच्चे की तरह उससे चिपक जाती है। पर इस बार अद्वित्य नूर को उसकी पीठ से नहीं पकड़ता, बल्कि अद्वित्य के दोनों हाथ अभी नूर के हिप्स पर होते हैं उसके सपोर्ट के लिए। तभी अद्वित्य नूर की तरफ देख उससे पूछता है, ओके तो अभी आगे बोलिए। इस पर नूर अपने चेहरे को अद्वित्य की गर्दन में घुसाते हुए उससे कहती है, अभी आप नूर को ऐसे ही पकड़ के रखो और रूम में वॉकिंग करो और फिर नूर सो जाएगी। अभी करो ना, नूर को बहुत जोर से निन्नी आ रही है। नूर की बच्चों वाली डिमांड सुनकर अद्वित्य अपना सिर हिलाता है और फिर जैसा नूर ने उससे कहा वैसे ही वो नूर को उसी पोजीशन में लेकर रूम में ही इधर से उधर घूमने लगता है। पर नूर दर्द की वजह से चिड़चिड़ करने लगती है तो अद्वित्य अपने एक हाथ से उसके हिप्स को सपोर्ट देता है, तो वही उसका दूसरा हाथ अभी नूर के बालों में होता है, जिससे अद्वित्य नूर के बालों को सहलाने लगता है। अद्वित्य नूर को सुलाने में लगा हुआ था तो वही वो नर्स जिनका नाम आशा था, वो एक कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था। कुछ देर बाद नूर सो जाती है तो अद्वित्य बहुत धीरे से नूर को उसके पेट के बल सुलाता है और तभी आशा भी उन दोनों के पास आती है। अद्वित्य फिर से नूर का टॉप पीछे से पूरा ऊपर की तरफ उठाता है और उन जख्मों को देखकर एक बार फिर से अद्वित्य के चेहरे पर चिंता और परेशानी वाले एक्सप्रेशन आते हैं, तो वही आशा के आंखों में आंसू आते हैं। तभी आशा नूर की तरफ देख कहती है, बहुत कुछ सहा है इस मासूम सी बच्ची ने सर, जिसका अंदाजा ना ही मैं लगा सकती हूँ और ना ही आप। आशा की बात सुनकर अद्वित्य नूर की तरफ देखता है, जो अभी बेफिक्र उस बेड पर अपने पेट के बल सोई थी। तभी अद्वित्य थोड़ी प्लेन वॉइस में आशा से पूछता है, व्हाट यू मीन, और क्या हुआ है इस बच्ची के साथ? इतना बुरा होने के बाद भी कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं? तभी आशा थोड़ी घबराते हुए अद्वित्य से कहती है, मैं यहाँ सिर्फ एक मामूली सी नर्स हूँ सर, और ऐसे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। बात मेरी नौकरी की है और मेरे घर में कमाने वाली मैं अकेली ही हूँ। ऐसे में मैंने आपको कुछ भी बता दिया और उसके बदले में मुझे अपनी नौकरी खोनी पड़ी तो? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, पर एक बात मुझे आपको बताना है जो मुझे पता है। इस बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफी की गई है और उसी की सजा है जो ये बच्ची इस वक्त भुगत रही है। मैं आपसे एक विनती करती हूँ सर, प्लीज आप इस मासूम को यहाँ से ले जाइए और आप खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो इस बच्ची को ठीक करिए। इस मासूम ने तो कभी खुशी देखी ही नहीं है, यहाँ तक कि इस बच्ची को पता ही नहीं है कि खुशी होती क्या है, पर इसे भी तो खुश रहने का हक है ना। अगर ये यहाँ रही तो पक्का कभी खुश नहीं रह पाएगी और वो लोग इसे ताने मार मार कर इसका जीना मुश्किल कर देंगे। जहाँ खुद अपने ही अपनी खुशियाँ छीनने में लगे रहते हैं, ना वहाँ कोई इंसान चाहकर भी खुश नहीं रह सकता। पर ये बच्ची तो हद से ज्यादा मासूम है और अभी इसकी ये हालत बिल्कुल भी नहीं है कि वो फिर से उस नर्क जैसी जिंदगी और उन स्वार्थी लोगों के पास जाए जो इसके अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, पर असल में वो तो किसी दुश्मन से भी गए गुजरे हैं। प्लीज आप इस बच्ची को अपने साथ ले जाइए। इसकी यादाश्त जाने की वजह से इसे कुछ भी नहीं पता कि इसके साथ अब तक क्या क्या हो रहा था और किस हैवान ने इस बच्ची की ऐसी हालत की है। तभी अद्वित्य अपनी सर्द आवाज में आशा से पूछता है, आपको पता है कि किसने इसकी ऐसी हालत की है? तभी आशा अद्वित्य से कहती है, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती सर, वो आपको खुद पता लगाना होगा। अद्वित्य अपना सिर हिलाता है और फिर अपने मन में कहता है, आई स्वेयर टू यू माई बेबी एंजल की जिन भी लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है ना, मैं उन लोगों को चैन से नहीं जीने दूंगा।
ऐसी तबाही आएगी उनके जिंदगी में जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो तबाही खुद अद्वितीय वीर सिंह लेकर आएगा। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख पीछे से उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो बेबी एंजल, और अब किसी भी कीमत पर मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर अद्वितीय आशा की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करता है, तो आशा उस इशारे को समझते हुए झट से अद्वितीय को एक ट्रे देती है जिसमें कुछ ऑइलमेंट, दवाइयाँ और ड्रेसिंग करने के लिए चीजें होती है। अद्वितीय सबसे पहले नूर के जख्मों को साफ करता है और फिर उसे ट्रीट करता है और नूर के जख्मों को सूखने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा देता है। तभी उसे नूर की बात याद आती है और वो अपने मन में सोचता है, बेबी ने बताया था कि उसे उसके लोअर पार्ट में भी पेन हो रहा है। तभी अद्वितीय अपने फोन पर किसी का नंबर डायल करता है और जब वो इंसान फोन उठाता है तो अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, हेलो निधि, वेयर आर यू? ओके, यू आर आउट एट दिस टाइम, बट एज सून यू कम बैक टू मुंबई टुमारो, I want you to be present in the hospital and it is very important. Did you understand my point? Okay, then see you tomorrow. इतना कहकर अद्वितीय फोन कट कर देता है और फिर वहां खड़ी आशा की तरफ देख उससे कहता है, अब आप जा सकती है, मैं हूँ यहाँ बच्ची का ध्यान रखने के लिए। अद्वितीय की बात सुनते ही आशा अपना सिर हिलाती है और एक बार नूर की तरफ देखकर वहां से बाहर चली जाती है। तो अद्वितीय वहीं नूर के बेड के पास जो एक छोटा सा स्टूल पड़ा था उस पर बैठ जाता है। अद्वितीय सोती हुई नूर को देखता है और फिर धीरे से उसका एक हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं पर अद्वितीय वहां से हिलता भी नहीं है। CH-26 अद्वितीय के आगे सच का खुलासा और अद्वितीय का गुस्सा। अंश का मेडिकल लाइसेंस हुआ कैंसिल। रात का समय। अद्वितीय नूर के पास ही था और नूर इंजेक्शन के असर की वजह से अब तक सोई हुई थी। तभी अद्वितीय का फोन बजने लगता है और जब अद्वितीय अपने फोन पर कॉलर आईडी देखता है तो उस पर आयु का नाम शो हो रहा था। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए फोन उठाता है और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले अद्वितीय को आगे से आयु की आवाज आती है जो उससे कहता है, हेलो अदु, तू कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आया? देख 9 बज चुके हैं बेबी और अब तक तू घर से बाहर है, तूने कुछ खाया? और तभी अद्वितीय आयु की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज आप पहले सांस तो ले लो यार, आपकी ना यही आदत है, एक बार आप चालू हो गए तो आपकी ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं लेती और रुकेगी भी कैसे? आफ्टर ऑल यू आर द ग्रेटेस्ट आयुष बजाज, who are very strict and rude but most youngest and handsome professor of most prestigious college of Mumbai, सुनरी से कॉलेज, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को डांटते ही रहते हैं। इस पर आयु थोड़ा चिढ़ते हुए अद्वितीय से कहता है, अदु मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे और ये बातें घुमाना बंद कर, वरना आज ये प्रोफेसर तुझे ऐसी सजा देगा ना जिसे तू हमेशा याद रखेगा, समझा? आयु की ये बात सुनकर अद्वितीय पहले थोड़ा डर जाता है पर फिर हंसते हुए आयु से कहता है, ओके भाई सॉरी, और आप ना रिलैक्स रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप घबराओ मत, मैं कल घर आ जाऊंगा, पर अभी के लिए मुझे यही हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। अद्वितीय की बात सुनकर आयु थोड़ी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, अदु क्या बात है, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? और वो पेशेंट जिसकी सर्जरी तुझे करनी थी, इज दैट पेशेंट फाइन? आयु का सवाल सुनकर अद्वितीय उससे कहता है, भाई डोंट वरी, वो पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, बट आई हैव गॉट समथिंग हियर विच इज वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं उसके बारे में आपको और यूवी भाई को कल बताऊंगा, पर अभी के लिए आई नीड टू बी हियर। आप दोनों प्लीज डिनर करके सो जाना, मेरे लिए वेट मत करना। ओके बई, सी यू टुमारो भाई। तभी आयु भी आगे से अद्वितीय से कहता है, चल ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखेगा और खाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना कल भाई और मेरे हाथों से मार पड़ेगी, समझा?
आयु की बात पर अद्वितीय सिर्फ हाँ में अपना जवाब देता है और फिर वो दोनों भाई अपनी अपनी तरफ से फोन कॉल कट कर देते हैं। तभी अद्वितीय सोती हुई नूर की फोटो अपने फोन में खींचता है और वो फोटो नील के नंबर पर सेंड करके फिर नील को कॉल करता है। आगे से जब नील अद्वितीय का कॉल रिसीव करता है, तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में नील से कहता है, हाँ नील, मैंने अभी अभी तुझे एक फोटो सेंड की है एक बच्ची की। नाउ आई वॉन्ट एवरी डिटेल फ्रॉम हर बर्थ टू डेट एंड आई नीड ऑल द इन्फॉर्मेशन विद इन हाफ एन आवर। समझ गया ना तू? तो जा और पता कर। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट करता है और फिर वहीं बैठकर नूर को निहारने लगता है। आधे घंटे बाद अद्वितीय के कहे मुताबिक नील उसे फोन करता है और फिर वो अद्वितीय को नूर के जन्म से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर फोन कट कर देता है। जो कुछ भी नील अद्वितीय को बताता है ना, उसे सुनने के बाद अद्वितीय अपने रुद्र अवतार में आ जाता है। यहाँ तक कि उसकी हजेल आइज इस वक्त गुस्से की वजह से गहरी लाल हो चुकी थी। तभी अद्वितीय गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहता है, बहुत बुरा। ना, इसे तो बुरा भी नहीं कह सकते, ये नाइंसाफी है जो उस रेयांश सिंह राठौड़ और उसकी फैमिली ने इस बच्ची के साथ की है। गॉड 12 साल तक उन लोगों ने बच्ची के साथ किसी जानवरों जैसा बिहेव किया है और इस पर भी जब उस रेयांश का दिल नहीं भरा तो उसने इस मासूम का रेप, वो भी एक बच्ची के साथ जो अभी इतनी मैच्योर भी नहीं है कि उसे इन सब का मतलब भी समझे। कोई इतना कैसे गिर सकता है? नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है रेयांश और इस गुनाह की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर कहते हो ना तुम, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाता हूँ। ना ही मैंने तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दिया और तुम सबको सड़क पर लाकर खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी अद्वितीय वीर सिंह नहीं। तभी अद्वितीय किसी को फोन करता है और उससे कुछ कहता है। बाद में अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है बेबी, पर अभी और नहीं। मैं उस हर इंसान को उसके किए की सजा दूंगा जिसने आपको रुलाया है, आप पर इतने टॉर्चर किए हैं। अभी आप अकेले नहीं हो, आपके अदू आज के बाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप अपनी निन्नी पूरी करिए एंजल, तब तक मैं एक बहुत ही जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आता हूँ। एक बार नूर की तरफ देख अद्वितीय वहां से बाहर चला जाता है, पर बाहर जाते ही अद्वितीय नर्स आशा को देखता है। तभी वो आशा के पास आकर अपनी इमोशनलेस आवाज में उनसे कहता है, क्या आप रूम में जाकर मेरी बच्ची का ध्यान रखेंगी? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। तभी आशा एक छोटी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, ये भी कोई कहने की बात है क्या सर? ये तो मेरा काम है ना, और आप चिंता मत करिए, मैं उस बच्ची का ध्यान रखूंगी। अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और आशा वहां से नूर के रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। आशा के वहां से जाते ही अद्वितीय सीधे अंश के रूम में जाता है जहां अंश था। अद्वितीय जैसे ही अंदर रूम में आता है तो वहां का नजारा देखकर अद्वितीय के अंदर का शैतान भी जाग जाता है, क्योंकि रूम के अंदर सब लोग बैठकर कुछ खा रहे थे तो वही रागिनी अंश को भी अपने हाथों से खिला रही थी। अंदर का ऐसा माहौल देखकर अद्वितीय तालियां बजाते हुए उन सब से कहता है, वाह, क्या बढ़िया पार्टी चल रही है यहाँ। अरे पर ऐसे अकेले अकेले क्यों? पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को भी बुलाना चाहिए था ना। वैसे तुम लोग मुझे एक बात तो बताओ कि ये पार्टी हो किस खुशी में रही है? तभी अद्वितीय अपनी सबसे ऊंची और भयानक आवाज में उनसे कहता है, तुम्हारे इस महान रेयांश ने अपने बदले की आग बुझाने के लिए एक छोटी सी बच्ची का रेप किया इस खुशी में, या फिर जिसे वो बच्ची अपना सबसे करीबी इंसान मानती है उसने ही उसका विश्वासघात किया। पर इस वक्त उस बच्ची की हालत ऐसी है कि उसे ये बात भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो ऐसे में वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्या इसीलिए तुम सब सेलिब्रेट कर रहे हो ये सोचकर कि उससे ये घटिया इंसान अंश बच जाएगा?
अद्वितीय की बातें सुनकर उन सबकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। बट अद्वितीय को वहां अपने आगे वो भी इतना गुस्से में देख अंश हड़बड़ा जाता है। तभी रागिनी अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालते हुए अद्वितीय से कहती है, देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी रागिनी की बात को काटते हुए अद्वितीय उससे कहता है, मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है ना आप में? आप खुद एक औरत है और ऐसे में उस बच्ची को सपोर्ट करने के बदले आप अपने इस रेपिस्ट बेटे को बचाने में लगी हुई है। तभी अंश अपनी नजरों से अद्वितीय को घूरते हुए उससे कहता है, यू कांट टॉक विथ माई मदर इन दिस मैनर सर। आप यहाँ मेरे हॉस्पिटल में खड़े हैं, तो बी केयरफुल। अंश की बात सुनकर अद्वितीय अपनी आंखों को घुमाता है और फिर उससे पूछता है, ओ तो अभी तुम। अरे यार मैं तुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दूं क्योंकि तू उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ तो क्या बोल रहा था तू कि मैं तेरी माँ से ऐसे बात ना करूं? क्यों? अरे जिस औरत को एक बच्ची का दर्द, उसकी तकलीफें नहीं दिखती ना उसके साथ तो मैं कोई भी सलीके से बात नहीं करता। रही बात तेरी जो तू मुझे अभी बोल रहा था कि तेरा हॉस्पिटल, हाँ ये तेरा हॉस्पिटल तो है पर अफसोस ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। मैं तेरे इस हॉस्पिटल पर ताला लगवा दूंगा और रही तेरे डॉक्टर होने की बात तो। तभी बीच में ही अद्वितीय का फोन बजता है और अपने फोन को देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, वाओ क्या बढ़िया टाइमिंग है। अद्वितीय उस फोन को उठाते हुए फोन पर कहता है, हाँ कम टू 29th फ्लोर एंड देन 3 RD नंबर रूम फास्ट। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट कर देता है। तो वही सब लोग अद्वितीय की तरफ ही देख रहे थे। तभी अथर्व अद्वितीय से पूछता है, ये किससे बात कर रहे थे आप और ऐसे कैसे आप इस हॉस्पिटल को बंद करवा सकते हैं? तभी अथर्व पर भड़कते हुए अद्वितीय उससे कहता है, मैंने तुझसे बात की क्या? नहीं ना? तो अगर दोबारा मेरे बीच में आए ना तो किसी के लिए कुछ बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे याद रख। तभी कोई बाहर से दरवाजे पर नॉक करता है। तो अद्वितीय अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, हाँ आजा अंदर। तभी नील रूम के अंदर आता है और इस वक्त उसके हाथों में एक फाइल भी थी, जिसे आगे करते हुए नील अद्वितीय से कहता है, सर ये रहे सारे पेपर्स, जैसा आपने मुझे बताया था मैंने सब कुछ कर दिया है। अद्वितीय नील के हाथों से वो फाइल लेते हुए नील से कहता है, वेल डन माय बॉय। तभी अद्वितीय उस फाइल में से एक एनवलोप निकालता है, जो उस फाइल में ही रखा हुआ था और वो अंश की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ तो बहुत घमंड है ना तुझे वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन होने पर तो ये ले। अद्वितीय अंश को एक एनवलोप देता है और फिर अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, मेरी तरफ से तेरे लिए एक बेहद ही कीमती सा तोहफा, तूने जो बहुत महान काम किया है ना, एक नन्ही सी जान के इज्जत के साथ खेलकर, तो उसके लिए। अरे अभी खोलकर तो देख चल जल्दी कर। तभी अंश उस एनवलोप को खोलता है तो उसमें एक लेटर होता है। अंश जब वो लेटर पढ़ता है, उस लेटर को पढ़ने के बाद अंश की आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो वहीं उसका चेहरा पिला पड़ जाता है। अंश के ऐसे रिएक्शन देख आरव अंश के हाथों से वो लेटर लेकर उसे खुद भी पढ़ता है, पर उस लेटर को पढ़ने के बाद आरव भी बिल्कुल सदमे में चला जाता है। उन दोनों को ऐसे देखकर आर्यन उन दोनों से पूछता है, ये ऐसे चेहरे क्यों उतर गए हैं तुम दोनों के? अंश, आरव दोनों में से कोई एक तो बताओ कि क्या है उसमें? तभी आरव बिल्कुल ब्लैंक होकर उन सब से कहता है, इट्स मेडिकल लाइसेंस कैंसिलेशन लेटर। इसमें लिखा हुआ है कि अंश सर का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो वो अभी एज अ सर्जन किसी का इलाज नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका पूरा करियर खत्म हो गया। आरव की बात सुनते ही उन सबके पैरों तले की जमीन हिल जाती है। तो वहीं अंश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी अंश अपने सदमे से बाहर आता है और फिर वो अद्वितीय पर भड़कते हुए उससे कहता है, नो, ये कैसे हो सकता है?
तुम मेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल नहीं करवा सकते, और वो भी इतने जल्दी नहीं। आई एम डैम श्योर कि इसमें तुम्हारी कोई ना कोई चाल है और ये सब तुमने मुझे डराने के लिए ही किया है।